गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम अपना टॉपिक लेके आए हैं इंटीग्रल एज अ सम ऑफ लिमिट। बेटा ये डेफिनेट इंटीग्रल का लास्ट पोर्शन है जिससे जेईई मेंस और एडवांस दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेटा ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे लिया है जो जेईई मेंस 2024 में आया था। हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक क्या है बच्चों? इंटीग्रल एज अ सम ऑफ लिमिट। बेटा क्या होने वाला है यहाँ पे, जैसे कोई ये अपना बेटा ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और बेटा हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं फ्रॉम x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी। यानी कि हमारा टारगेट है टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। वी वांट टू फाइंड आउट दिस। बच्चों लेट, अगर हम इस एरिया को फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? लेट एरिया फ्रॉम ए टू बी इज डिवाइडेड इनटू n रेक्टेंगल्स। देखो बेटा हम यहां पे क्या करने वाले हैं, हम ए से बी के बीच में कई सारे रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने वाले हैं बेटा। और वो कितने रेक्टेंगल्स हैं? अभी फिलहाल में हमने n रेक्टेंगल्स लिए हैं बेटा। और हर एक रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है बेटा वो h है। ऐसे तो आप मुझे बताओ, अगर बेटा ये पॉइंट x इज इक्वल टू a है और h इसकी ब्रेथ है, तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू a प्लस h। ऐसे अगला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? x इज इक्वल टू a प्लस 2h। और बेटा आप अगर गौर से देखो तो रेक्टेंगल अगर मैं बनाऊं तो रेक्टेंगल कुछ ऐसे बनेगा। सो ऑन सो, ठीक है। तो बेटा अगर मैं बात करूं, मुझे इस पूरे का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल्स का एरिया निकालते हैं बेटा। तो लेट एस एन बी द सम ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स। अच्छा, उससे भी पहले हम एक बात कर लेते हैं कि ए से बी के बीच में अगर h ब्रेथ है तो कितने रेक्टेंगल्स आएंगे? बेटा उन्होंने क्लियरली बोला है n रेक्टेंगल्स, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब ब्रेथ कितना हो जाएगा? h इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन। सर ऐसा क्यों होता है समझिए। जैसे बेटा यहाँ पे कोई आपका है x इज इक्वल टू 1 से 3, ठीक है, और आपने बोला है n मतलब दो रेक्टेंगल निकालो। तो बेटा आप अगर h का मतलब ब्रेथ अगर देखेंगे तो कितना आएगा? b माइनस ए मींस 3 माइनस 1, और मैं कह रहा हूं बेटा दो रेक्टेंगल्स निकालने हैं, तो एक रेक्टेंगल और दो रेक्टेंगल, है ना। इस तरीके से बेटा a से b के बीच में दो रेक्टेंगल निकालने हैं। तो आप देखिए h जो है इसको h बोलेंगे। बताइए h कितना हो जाएगा बेटा? 3 माइनस 1 2/2, यानी कि h की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बेटा देखिए क्लियरली यहां से समझ में आ रहा है कि ये 1 है और ये भी 1 है। देखिए इसमें x इक्वल टू 1 में 1 जोड़ेंगे तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, और 2 में 1 ऐड करेंगे बेटा तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रल एज अ सम ऑफ लिमिट पे बेटा हम क्या करते हैं, a से b के बीच में हम बेटा n रेक्टेंगल्स में इस एरिया को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे हर एक की ब्रेथ हमने बेटा h ली है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b माइनस ए बाई एन। आपको इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो बेटा अगर आप देखें तो मैंने इसको n रेक्टेंगल्स में तोड़ा है, तो अगर एरिया निकालें, सारे एरिया को हम ऐड करें तो SN मतलब सम ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, और एक रेक्टेंगल का एरिया बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बेटा लेंथ तो h हो गई, और इसके करस्पॉन्डिंग जो अपना बेटा y वैल्यू होगी वो होगी f ऑफ a, और इस पॉइंट के लिए x a प्लस h है, तो इस रेक्टेंगल के लिए ब्रेथ हो गई h और हाइट हो जाएगी बेटा f ऑफ a प्लस h। तो देखिए पहला रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ h इंटू एफ ऑफ ए, प्लस दूसरा बेटा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस h, प्लस डॉट 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 बेटा लास्ट वाले में क्या आएगा? पैटर्न रीड करो बेटा, h इंटू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मींस एफ ऑफ ए प्लस 0 a प्लस 1h। तो जो लास्ट वाला होगा बेटा उसमें क्या होगा? h इंटू एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1h। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बेटा आप देखो a के बाद जब आपका सेकंड रेक्टेंगल है उसमें 1h आया है, तो आपका जो लास्ट रेक्टेंगल आएगा बेटा उसमें एक कम नंबर आएगा। अगर यहाँ पे 0h है तो n के लिए कितना हो जाएगा? n माइनस 1h। तो बेटा ये Sn आ गया सम ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स।
बट बेटा रेक्टेंगल्स को ऐड करने से हमारा पूरा एरिया नहीं आता है। क्यों? क्योंकि देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के बाद भी बेटा ये पोर्शन हमारा स्किप हो जाता है हर एक रेक्टेंगल से। तो अगर हमें बेटा ये रेक्टेंगल्स के साथ ये वाला एरिया भी अगर ऐड करना है तो हम क्या करें, हमारे जो n रेक्टेंगल्स है बेटा, तो अगर हम रेक्टेंगल्स की रेंज बढ़ा के इनफाइनाइट कर दें, तो अगर आपका n जो है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, लेट एरिया फॉर a, b इज डिवाइडेड इनटू n रेक्टेंगल्स। तो बेटा अगर n रेक्टेंगल्स जो है इनफाइनाइट हो जाएं, तो अगर रेक्टेंगल्स इनफाइनाइट हो जाएंगे बेटा, तो ये जो h है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो आपका जो ये एरिया दिख रहा है बहुत क्लोज आने की वजह से ये एग्जैक्टली रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? अभी आपका ब्रेथ ज्यादा है तो h दिख रहा है, अगर n इनफाइनाइट हो जाए मतलब रेक्टेंगल्स इनफाइनाइट हो जाए, तो ज्यादा रेक्टेंगल्स होने की वजह से ये दोनों साइड्स पास पास आ जाएंगे, मतलब h अपना कितना हो जाएगा, नेग्लिजिबल। ये जो ब्रेथ है तो बहुत छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो शेडेड पोर्शन आ रहा है ये शेडेड पोर्शन गायब होने लगेगा, क्योंकि आपका एरिया किसी भी रेक्टेंगल का बहुत क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम अब क्या करने वाले हैं, अगर हमें a to b f of x dx की वैल्यू चाहिए, तो बेटा हम इस Sn को क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी। n हमारे रेक्टेंगल्स है बेटा, तो अगर हम n मतलब कि अपने रेक्टेंगल्स को इनफाइनाइट कर दें, तो ये सारे जो h है ये नेग्लिजिबल हो जाएंगे और ऊपर का जो ये शेडेड पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक बेसिक रेक्टेंगल में। तो बेटा हमने यहाँ पे लिखा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn। तो देखिए इसको दोबारा लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और बेटा अगर आप यहाँ पे Sn को देखें तो Sn में बेटा h कॉमन आ रहा है सब में से, h, और ये मिल रहा है बेटा f of a plus f of a plus h डॉट 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 f of a plus n minus 1 into h। करेक्ट बच्चों? अब अगर मैं इसको जनरल टर्म यानी कि सिग्मा की फॉर्म में लिखना चाहूं तो h को ऐसे ही रखते हैं, ये बेटा हो गया a plus 0h, a plus 1h डॉट 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 a plus n minus 1h। तो बेटा मैं इसको जनरली लिखने वाला हूं a plus 1h 2h a plus rh, और बेटा r हम स्टार्ट करेंगे 0 से n minus 1 तक। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो बच्चों तो देखिए कैसे करेंगे वेरीफाई, r की वैल्यू 0 रखिए बेटा, तो f of a plus 0 फर्स्ट टर्म आया, सिग्मा मींस प्लस, r की वैल्यू 1 रखो बेटा, तो f of a plus 1h सेकंड टर्म आया, सिग्मा मींस प्लस डॉट डॉट डॉट, आप लास्ट r की वैल्यू n minus 1 रखिए, तो a plus n minus 1 into h। तो ये हमारा हो गया। अब बेटा देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, h की जो वैल्यू निकाली थी बेटा हमने, देखिए h कितना है हमारे पास, b minus a by n, b minus a by n सिग्मा r is equal to 0 to n minus 1 f of a plus b minus a by n into h। अब बेटा इसी में अगर आप देखें तो मैं अगर a को 0 और b को 1 पुट कर दूं, a को 0 और b को 1 पुट कर दूं, तो ये मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, बेटा b हो गया 1, a हो गया 0, तो ये 1 by n बचा, सिग्मा r is equal to 0 n minus 1 f of a हो गया 0 b हो गया 1, तो बेटा ये बना a, और यहाँ पर देखिए हमने h की वैल्यू रखी थी बेटा b minus a by n, ये r चल रहा है बेटा, b 1 है और a 0 है, तो ये बन गया r by n। तो बच्चों लेफ्ट साइड में क्या चल रहा था, इंटीग्रेशन a to b f of x dx, तो ये हो जाएगा बेटा 0 to 1 f of x dx। और अब इसको देखें बेटा तो ये होता है लिमिट इंटीग्रल एज अ सम ऑफ, मींस इंटीग्रल एज अ सम ऑफ लिमिट को लिखने का एक तरीका है, क्या करते हैं बेटा 1 by x को dx बोलते हैं, सिग्मा मतलब इंटीग्रेशन, और f ऑफ r by n को बेटा x से रिप्लेस करते हैं, तो f ऑफ, और a तो बेटा अपना 0 हो चुका है, अपन ने a को पहले 0 बोल दिया ना, यहाँ पे a 0 और b 1, तो ये 0 प्लस r by n, तो ये 0 हो गया, r by n को बेटा अपन बोलते हैं x, और 1 by n बनता है बेटा dx, सिग्मा मतलब इंटीग्रेशन। अब बच्चों अपन को लिमिट्स लगानी है, तो लिमिट हमेशा बेटा r by n के अकॉर्डिंग लगती है, तो आप देखो अगर आपको लोअर लिमिट लगानी है तो आप सिग्मा से लोअर वैल्यू ऑफ r को पुट करिए, r is equal to 0 एंड बेटा n आपका कितना है इनफाइनाइट, तो 0 by इनफाइनाइट होता है 0, और फिर r is equal to कितना है बेटा n minus 1, n minus 1 कितना हो जाएगा बेटा 1 minus 1 by n। अब अगर n को आप इसमें इनफाइनाइट रखें तो 1 minus 1 by infinity, देखिए अपर लिमिट के लिए आप अपर वैल्यू ऑफ r रखेंगे, स्प्लिट करिए 1 minus 1 by n, n अगर बेटा इंफिनिटी है तो 1 by infinity 0 हो गया, तो
अपर लिमिट आ गई बेटा 0 to 1 f of x dx। तो बेटा देखिए a to b f of x dx टेक्निकली 0 to 1 f of x dx है और उसको हमने लिमिट इंटीग्रल एज अ सम ऑफ लिमिट के फॉर्म में रख लिया है। तो क्या याद करेंगे बेटा, हमें अपने कोई भी क्वेश्चन में जो हमें दिया जाएगा उसमें 1/n को dx रखना है, r/n को x रखना है, सिग्मा बेटा इंटीग्रेशन बनता है और r इक्वल टू 0 r/n से अपना लिमिट आता है। अब r अगर 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट आएगा और r अगर अपर वैल्यू रखेंगे तो अपर लिमिट आएगा। r 0 और n इंफिनिटी रखने पे 0 आंसर आया तो लोअर लिमिट बनी। r अगर n-1 रखा तो 1-1/n और n इंफिनिटी रखा तो 1 आया, वो अपनी अपर लिमिट बनी। तो बच्चों ये है कॉन्सेप्ट इंटीग्रल एज अ सम ऑफ लिमिट का। और बेटा अब हम बात कर लेते हैं जरा इस प्रॉब्लम की जो कि जेईई मेंस 2024 में हमसे पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n अपॉन अंडर रूट n पावर 4 प्लस 1 माइनस 2n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 n पावर 4 प्लस 1 सो ऑन सो ऑन सो। बेटा अगर इस क्वेश्चन को देखें तो वो कह रहे हैं इसका आंसर जो है पाई बाई k है, जहां पे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। बेटा ये जब भी आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी के तरीके के प्रॉब्लम आते हैं तो ये इंटीग्रल एज अ सम ऑफ लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। बट ये प्रॉब्लम बेटा पर्टिकुलर प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे दो टर्म का जो है स्लॉट अपन को कंसीडर करना है। तो अगर आप देखें बेटा दो टर्म में पहला टर्म जो है वो n है, मतलब पहली टर्म का पहला न्यूमरेटर तो सही है बेटा n अपॉन अंडर रूट। बेटा ये है n पावर 4 प्लस 1 इन रूट, ये है बेटा n पावर 4 प्लस 16। तो देखा जाए बेटा तो 1 को क्या हम 1 पावर 4 लिख सकते हैं और 16 को क्या 2 पावर 4 लिख सकते हैं। ऐसे बेटा लास्ट में n पावर 4। तो बच्चों यहाँ पे हम जनरल टर्म फाइंड करते हैं और जनरल टर्म फाइंड करके हम सिग्मा का यूज करते हैं। तो आप पहले टर्म्स को देखो बेटा n एज इट इज है बेटा सबको पहले टर्म्स में, लेकिन डिनोमिनेटर में उसी टर्म के n पावर 4 n पावर 4 n पावर 4 अच्छा है। तो सेकंड टर्म जो है 1 पावर 4 2 पावर 4 देन n पावर 4। तो बेटा अगर देखें तो चेंज क्या हो रहा है बेटा, सेकंड टर्म चेंज हो रहा है 1 पावर 4 2 पावर 4 मींस व्हाटएवर वी हैव चेंजिंग वी टेक इट एज r। so 1 power 4 2 power 4 dot dot n power 4 so 1 2 ऐसे चेंज हो रहा है तो इसको हम r रख देते हैं बेटा माइनस। अब इसको देखो बेटा 2n 8n 2n into n स्क्वायर। तो बेटा 2n सही है। अब अगर इसको देखें आप तो ये 2n into 1 स्क्वायर है बेटा और ये 2n into 2 स्क्वायर है। देखें आप 8n लिखा हुआ था यहाँ पे तो 8n को क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर 4 2 जा 8n फिर 2n into n स्क्वायर। तो बेटा जनरल टर्म बनाने के लिए 2n तो कॉमन है, लेकिन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर। तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर चेंज हो रहा है तो हम इसको लिखेंगे बेटा r स्क्वायर। जो भी चेंज होता है उसको हम r लिखते हैं बेटा। सेकंड टर्म्स देखो बेटा n स्क्वायर प्लस 1 n और फिर उसके बाद इसको देखो n स्क्वायर प्लस 4। तो आप बताओ बेटा 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या और 4 को 2 का स्क्वायर। तो n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देखो बेटा तो कौन चेंज हो रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर। तो बेटा उसको बदल के क्या लिखेंगे n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट। बेटा आप सेकंड टर्म का सेकंड फैक्टर देखते हैं डिनोमिनेटर का अंडर रूट n पावर 4 प्लस 1 को क्या 1 पावर 4 लिख सकते हैं। ऐसे ही बेटा 16 को भी क्या 2 पावर 4 लिख सकते हैं। तो देखिए पैटर्न चेंज कौन हो रहा है n पावर 4 n पावर 4 n पावर 4 एज इट इज 1 पावर 4 2 पावर 4 3 पावर 4 डॉट डॉट n पावर 4। तो बेटा n पावर 4 प्लस जो भी चेंज हो रहा है 1 2 डॉट डॉट n इसको हम लिखेंगे r पावर 4 सो पावर 4। ठीक है। अब बेटा ये है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये सिग्मा कहां से चलेगा बेटा 1 से n तक। सर ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, इसमें अगर r की वैल्यू आप 1 रखें तो रखिए जरा 1 n अपॉन n पावर 4 प्लस 1 माइनस 2n 1 स्क्वायर इज 1 n स्क्वायर प्लस 1 n पावर 4 प्लस 1 सिग्मा मींस प्लस। अब r की वैल्यू 2 रखिए पूरे में तो ये वाला टर्म आएगा बेटा। फिर डॉट डॉट r की वैल्यू n रख दीजिएगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा। तो बेटा हमें जनरल टर्म फाइंड करना पड़ता है यहां से। ठीक है। अब इसके आगे देखिए क्या करने वाले हैं r is equal to 1 to n। बेटा यहां से आप n पावर 4 कॉमन ले लीजिए। तो आप अगर n पावर 4 बेटा कॉमन लेंगे तो वो रूट की वजह से n स्क्वायर कॉमन आएगा और ये बनेगा बेटा 1 प्लस r बाई n पावर 4।
माइनस 2n आर स्क्वायर। बेटा इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, और बेटा इसमें से n पावर 4 कॉमन ले लो, तो n पावर 4 रूट से बाहर आएगा तो n स्क्वायर आएगा क्या, 1 प्लस आर बाई एन पावर 4। अब बच्चों जरा देखिए, इससे n से n कट हो गया, यहां पे एक n से एक n कट हो गया, तो क्या बच रहा है 2, और बेटा ये आर स्क्वायर को n स्क्वायर के पास भेज दो तो 2 आर बाई एन होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बच्चों क्या बच रहा है 1 प्लस आर बाई एन होल स्क्वायर और अंडर रूट 1 प्लस आर बाई एन होल पावर 4। और बेटा ये जो 1 बाई एन है ये एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करते हैं 1 बाई एन को कॉमन ले लेते हैं बेटा, r इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस आर बाई एन होल पावर 4। और बेटा ये हमारा चल रहा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। बेटा अपन को समझ में आया, अपन ने n स्क्वायर कॉमन लिए, कट किए, और ये 1 बाई n यहाँ बच रहा है, और ये देखिए n से n कट गया, 1 बाई n यहाँ बच रहा है, ये n स्क्वायर आर स्क्वायर के डिनोमिनेटर में जाके r बाई n होल स्क्वायर सेट हो गया। अब बेटा तरीका क्या कहता है, जितने भी r बाई n हैं उनको x लिखो और 1 बाई n को dx। बेटा ये 1 बाई n बनेगा dx, सिग्मा मींस इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस r बाई n मतलब बेटा x माइनस 2 r बाई n मींस x, so x स्क्वायर 1 प्लस r बाई n मींस x अंडर रूट 1 प्लस x पावर 4 बिकॉज़ r बाई n इज x। अब बेटा देखिए r by n will decide the lower limit and upper limit, तो बेटा r की वैल्यू 1 रखो और n की वैल्यू इनफाइनाइट रखो, तो 1 by इनफाइनाइट 0, और अपर लिमिट क्या है n, तो r की वैल्यू n रखो, n कट गया, ये आ गया 0 to 1 1 by रूट x 1 प्लस x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर रूट 1 प्लस x पावर 4 dx। बेटा हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये है लिमिट, इंटीग्रल एज अ सम ऑफ लिमिट, ठीक है। अब देखें बच्चों, अगर आप एलसीएम ले लें तो आपका एलसीएम आता है 1 प्लस एक्स पावर 4 रूट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 रूट रूट कैंसिल आउट बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dx। तो यहां से बेटा नेक्स्ट लाइन आएगी 0 टू 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो बच्चों यहां तक हमारा आंसर आ गया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम इसमें से बेटा x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और इसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो 0 टू 1, न्यूमरेटर में से भी बेटा x स्क्वायर कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो अगर हम x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से x स्क्वायर जैसे ही कॉमन जाएगा बेटा ये बनाएगा x स्क्वायर कॉमन जाएगा तो x बाहर आएगा, और ये बनाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। बच्चों यहां से भी बेटा x कॉमन ले लो आप, तो ये क्या बनेगा x प्लस 1 बाई एक्स dx। बेटा दोनों x से दोनों x कट गए। अब मैं क्या करूंगा बेटा, माइनस साइन कॉमन लूंगा, तो 0 टू 1 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर अंडर रूट, बेटा ये बन जाएगा अपना x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, कैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। सर आपने ऐसा क्यों लिखा है, देखेंगे बेटा अभी थोड़ी देर में। अपन क्या करेंगे बेटा, x प्लस 1 बाई एक्स को t मानेंगे, तो अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू बेटा dt बनेगा। तो बताइए जब x अपना 0 है तो 0 प्लस 1 बाई 0 इनफाइनाइट, और x जब 1 है तो 1 प्लस 1 2, और बेटा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx अपना क्या बन जाएगा dt अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 बाई एक्स t है तो t स्क्वायर माइनस 2 इंटू x प्लस 1 बाई एक्स बेटा t है। अब हम बेटा इसको सॉल्व करने वाले हैं। हम ऐसा क्या करेंगे सॉल्व हो जाए, तो बेटा फिर से t को हम मानेंगे रूट 2 सेक थीटा। अब अगर बेटा इसको रूट 2 सेक थीटा माना तो t जैसे ही आप इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी बाय रूट 2 तो आपका इंफिनिटी हो जाएगा। सेक थीटा इंफिनिटी कब होता है, जब थीटा 90 होता है बेटा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 2 रख देंगे, देखिए अपर लिमिट को चेंज करने के लिए अगर आप 2 रखेंगे तो ये 1 बाय रूट 2 आएगा, सॉरी ये रूट 2 आ जाएगा बेटा, मतलब ये आपका पाई बाई 4 हो जाएगा। अब देखिए आप डिफरेंशिएट करिए dt को, तो रूट 2 इंटू सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा लिख देंगे बेटा, तो dt की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा रूट 2 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, t कितना हो गया बेटा रूट 2 सेक थीटा अंडर रूट। बच्चों जैसे ही आप t की वैल्यू रूट 2 सेक थीटा रखते हैं, स्क्वायर करते हैं तो आता है 2 सेक स्क्वायर थीटा
-2 और बेटा ये आएगा -π/2 to π/4। थोड़ा सा वापस आते हैं इस तरफ। तो बेटा इसको दोबारा लिख रहे हैं -π/2 to π/4। न्यूमरेटर इज बेटा √2 sec थीटा tan थीटा d थीटा। और अगर मैं डिनोमिनेटर में से बेटा √2 कॉमन ले लूं तो √2 तो बाहर आ जाएगा और ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा -1 जो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। बट अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा tan थीटा √2 sec थीटा बेटा यहां से। तो देखिए tan sec tan √2 कट बेटा -1/√2 आया और यहाँ पे बचता है बेटा π/2 to π/4 1 d थीटा। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 d थीटा इज व्हाट थीटा फ्रॉम π/2 to π/4 और ये हो जाएगा बेटा -1/√2 -1/√2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/4 माइनस π/2 हो जाएगा बेटा -π/4 और बाहर कौन है आउटसाइड में है बेटा -1/√2। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो -1 into -π is π upon 4√2 बेटा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज गिवन π upon k। इफ यू कंपेयर बेटा k अपना आ जाएगा 4√2। अगर हम k का स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 4√2 का स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर 16 into 2 दैट इज 32। तो बेटा इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा हमारा आंसर आया है 32 और उन्होंने बोला है यूजिंग ओनली प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेटा पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हम अपन देखें तो हम एक बात समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमने पूरा क्वेश्चन जो है अपने ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर दिया। हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने जो भी वैल्यू हमने पुट की उसके करस्पॉन्डिंग हमने अपनी लिमिट चेंज कर दी। अगर हम लिमिट को होल्ड करते तो वापस रिवर्स आने पे हमें ऐसा करना पड़ सकता था। तो आपने ये क्वेश्चन देखा बेटा, इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर जो है हमने मेथड लगाया है इंटीग्रल एज अ सम ऑफ लिमिट और आंसर आया है बेटा 32। ये जेईई मेंस 24 में आपसे पूछा था। ये डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है बेटा, 2024 से पहले डिलीटेड किया बट अभी भी इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू क्लास।